अकाउंट्स। एडजस्टमेंट क्या होती है, जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है, न्यूमेरिकल दिया जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए, तो आपको इन्फॉर्मेशन में क्या है, ट्रायल बैलेंस दिया जाता है। और ट्रायल बैलेंस का जो टोटल लगा होता है उसके नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई होती है, ठीक है, उन्हीं को हम बोलते हैं कि ये एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो जब भी आपने न्यूमेरिकल सोल्व करना है तो आपने कुछ बातें याद रखनी है कि ये जो एडजस्टमेंट दी होंगी आपके पास, तो उसकी ट्रीटमेंट यानी कि एंट्री जो है आप दो स्थान पर करोगे। वो कैसे, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। कुछ एक केस होते हैं उसमें क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रीटमेंट की जाती है। और बहुत ही रेयर केस होते हैं उसमें क्या होता है कि बैलेंस शीट में एसेट और लाइबिलिटी साइड दो तरफ उसकी ट्रीटमेंट की जाती है, यानी कि एंट्री की जाती है, ठीक है। और याद रखना ये जो कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जिनको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट, ठीक है, वो वाली एंट्रियाँ कई बार क्या होता है, वो जो इन्फॉर्मेशन है आपको ट्रायल बैलेंस के बीच में दी होती है कई बार, ठीक है। तो उसमें आपने ख्याल रखना है कि जब ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखी हुई है तो उसकी एंट्री सिर्फ एक स्थान पर होगी, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में होगी, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगी, या फिर बैलेंस शीट में, ठीक है। तो उसके लिए आपको कुछ बात याद रखनी पड़ेगी। अगर वो जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, अगर वो पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट, ठीक है, पर्सनल अकाउंट या फिर रियल अकाउंट के साथ संबंधित है तो उसको आप बैलेंस शीट में लिखोगे, ठीक है। लेकिन अगर वो नॉमिनल अकाउंट के साथ संबंधित है तो उसको आप सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखोगे, ठीक है। तो चलो अब हम कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। पहली एडजस्टमेंट है हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये वाले वो वाले खर्चे हैं कि हमने जिसका बेनिफिट ले लिया है लेकिन उसका भी भुगतान नहीं किया है, ठीक है। जैसे हमने एक मज़दूर से मज़दूरी तो करवा ली लेकिन उसके मज़दूरी के जो पैसे थे उसका भुगतान नहीं किया, तो इसको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग वेज, ठीक है। तो इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, मान लो जर्नल एंट्री करने के लिए कहा जाता है तो जर्नल एंट्री होगी इसकी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। यानी कि हम वेज वाली वो ले रहे हैं, क्या बोलते हैं एग्जाम्पल, तो उसमें एंट्री क्या होगी, वेज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेज अकाउंट, ठीक है। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे टू एक्सपेंसेस एड आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अब वेज के लिए हम बोल रहे हैं तो वेज के लिए क्या आएगा, टू वेज, और नीचे करेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग वेज, और जो टोटल लग जाएगा वो यहाँ पे लिख देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे तो आपने यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देने हैं, ठीक है। और मान लो वेज की जगह सैलरी लिखा होता है तो फिर आपने क्या करना था, तो आपने यहाँ पे लिखना था नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ क्या लिखना था, टू सैलरी ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी, और अमाउंट में टोटल में लिख लेना था, ठीक है। तो चलो अब बैलेंस शीट में अगर इसको हमने लिखना तो बैलेंस शीट में कैसे लिखेंगे, बैलेंस शीट में इसको हम लिखेंगे लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए भी एडजस्टमेंट आपको दी हुई है, तो आपको जर्नल एंट्री करने के लिए कहा जाता है तो आप क्या करोगे, इसकी एंट्री करोगे क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। अगर जर्नल एंट्री का करने के लिए कहा जाता है, जर्नल एंट्री तो नहीं बोलते हैं इसको, ज़्यादा करके हम बोलते हैं कि एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे आसान से शब्दों में बोल रहा हूँ कि आपने जर्नल एंट्री बोल दिया है वो ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखो इसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे लिखेंगे, इसे हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, और अमाउंट में पैसे लिख देंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, इसको एसेट साइड में लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं हम, हमारे पास है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये आउटस्टैंडिंग के बिल्कुल उलट हैं। इसमें क्या होता है कि हमने भुगतान पहले ही कर दिया होता है लेकिन उसका फ़ायदा अभी लेना है हमने। वो कैसे, कि हमने क्या किया, कहीं पे दुकान किराए पे ली है,
ठीक है। तो हमने क्या किया, उनको 3 महीने का किराया जो है एडवांस में दे दिया, तो इसी को कहा जाता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। 3 महीने का किराया दे दिया लेकिन 3 महीने अभी बीतेंगे तब वो खर्च जो है पूरा होगा, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। तो हम रेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। अब देखो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे, अगर डायरेक्ट खर्चा है तो इधर लिखेंगे टू एक्सपेंसेस लेस प्रीपेड, ठीक है। अगर इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस वाली आइटम है, जैसे ये हम रेंट की बात कर रहे हैं तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। अगर फैक्ट्री रेंट है तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ठीक है। अगर ऑफिस रेंट है तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। तो यहाँ भी ऐसे लिखेंगे टू एक्सपेंसेस लेस प्रीपेड। तो हम रेंट की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे टू रेंट लेस प्रीपेड, ठीक है। और बैलेंस शीट में इसे क्या करेंगे, एसेट साइड में लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। रेंट लिखा तो प्रीपेड रेंट, ठीक है, अमाउंट में लिख दिया जाएगा इसे। अब नेक्स्ट है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या होता है कि कोई भी संपत्ति है आपके पास, ठीक है, समय बीतने के साथ साथ उसका मूल्य जो है वो कम हो जाता है। अब उस संपत्ति के मूल्य में जो कमी आई है, कितनी कमी आई है, उसी को हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन। और ये ज़्यादा करके 1 वर्ष के लिए ही पता किया जाता है कि 1 साल में कितना डेप्रीसिएशन लगा है। और आपको इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए कहा जाए तो आप कैसे करोगे, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। एसेट्स अकाउंट का मतलब है कि अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर डेप्रीसिएशन लगाया तो लैंड एंड बिल्डिंग लिख दो, मशीनरी के ऊपर लगाया तो मशीनरी लिख दो, फर्नीचर पे लगाया तो फर्नीचर लिख दो, ठीक है। अब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे लिखेंगे इसको, ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में डेप्रीसिएशन नहीं होता है, डेप्रीसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है। यहाँ पे हम लिख देंगे टू डेप्रीसिएशन, ठीक है। और बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, वो जो एसेट है जिसके ऊपर हमने डेप्रीसिएशन लगाया उस एसेट का यहाँ पे नाम लिखेंगे, बाद में लिख देंगे लेस डेप्रीसिएशन, ठीक है। इसके नेक्स्ट है एक्रूड इनकम्स। एक्रूड इनकम्स क्या है, ये बिल्कुल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की तरह है। एक्सपेंसेस होते हैं तो आउटस्टैंडिंग लगता है और इनकम हो तो एक्रूड लगता है। इसका मतलब क्या है, हमें इनकम मिलनी थी लेकिन अभी तक मिली नहीं है। तो ये मान लो जैसे दुकान का किराया है, ठीक है, दुकान किराए पे दी हुई है, 2 महीने हो गए लेकिन उस किराएदार ने अभी किराया नहीं दिया, तो इसको बोलेंगे हम एक्रूड रेंट, या फिर यहाँ पे आ जाएगा एक्रूड इनकम। तो जर्नल एंट्री इसकी क्या बनेगी, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे, वो जो इनकम है, ठीक है, उसके बीच में इसको ऐड कर देंगे, कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में। और बैलेंस शीट में क्या करेंगे, इसको एसेट साइड में लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रोफॉर्मा नहीं बना रहा हूँ, सीधा आपको समझा रहा हूँ, तो आपने सीधा ऐसे कर देना है वहाँ पे, ठीक है। आपने तो बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही लिखना है इसे। चलो नेक्स्ट। अब कई बार आ जाता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, ये एक्रूड इनकम के उलट है, ठीक है, कि हमने किराए पे दुकान दी थी, उसने क्या किया, किराया हमें एडवांस में दे दिया, तो इसको बोलते हैं हम लोग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे हम लोग, जहाँ पे वो इनकम दी हुई है उसमें से हम इसे माइनस कर देंगे, ठीक है, क्रेडिट साइड में, ठीक है। और बैलेंस शीट में क्या करेंगे, इसको लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे। अब आया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, जो कैपिटल है बिजनेस में उसके ऊपर जो ब्याज बनता है, तो उसके लिए हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे, वो करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे, डेबिट साइड में इसको लिख देंगे, ठीक है। और बैलेंस शीट में इसे क्या करेंगे, कैपिटल में इसको ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लाइबिलिटी साइड में। ड्राइंग्स, ठीक है,
अब कई बार क्या करता है बिजनेस का मालिक, वो कुछ पैसे जो है बिजनेस के निकाल के अपने घर के इस्तेमाल के लिए ले जाता है, ठीक है। तो बिजनेस का रूल है कि अगर वो पैसे इस तरह से लेके गया है तो उसके ऊपर ब्याज भी लगाया जाएगा, ब्याज वसूल किया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए अगर जर्नल एंट्री की जाए तो जर्नल एंट्री क्या बनती है, वो बनती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे हम लोग, इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट साइड में लिख देंगे, ठीक है। और बैलेंस शीट में क्या करेंगे, इसे हम कैपिटल में से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। कैपिटल लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं, इसलिए हम लाइबिलिटी साइड में कैपिटल लिखेंगे और नीचे कर देंगे लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसको माइनस कर देंगे, अमाउंट के कॉलम में जो अमाउंट आएगी वो लिख देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन। इसमें क्या किया है कि बिजनेस जो है उसने कहीं से लोन लिया हुआ है, ठीक है। तो लोन लिया हुआ है तो उसके ऊपर जो ब्याज बनता है तो उसके लिए आपको कहा जाता है कि एडजस्टमेंट एंट्री करो। तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी, वो बनेगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको डेबिट साइड में लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। और ये बात याद रखना, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो ये आउटस्टैंडिंग होगा, ठीक है। और अगर ये ट्राई बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये नॉमिनल अकाउंट होगा, इसको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे तब, ठीक है। और बैलेंस शीट में इसमें लिखने के लिए कहा जाए तो बैलेंस शीट में इसको कैसे लिखेंगे, हम लाइबिलिटी साइड में इसको क्या करेंगे, जो लोन होगा उसके बीच में इसको ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। तो अभी इतनी सी एडजस्टमेंट करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये अभी सिंपल सी एडजस्टमेंट है, इसके बाद जो नई एडजस्टमेंट है, ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें आपको करवाई जाएंगी, ठीक है। तो आपने न्यूमेरिकल करने हैं तो सबसे पहले ये जो एडजस्टमेंट करवाई हैं इनको अच्छी तरह से समझ लो, ठीक है। ये आपको आनी चाहिए तभी आप बाकी के न्यूमेरिकल कर पाओगे।